हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं क्या पर्यावरण के लिए परीक्षा उपयोगी तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके लेक्चर लेने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करते हैं आप लोग को पर्यावरण से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको मैं नेक्स्ट ऑनवर्ड करने जा रहा हूँ कि इसमें पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण निम्नलिखित तथ्य क्या क्या हैं आपके। प्रकृति, वनस्पति, जलवायु का एक सही सूचकांक है। मतलब क्या है, जो इन्वायरमेंट होता है, नेचर होता है, ये इन्वायरमेंट का एक इंडिकेटर होता है। ये आपको क्या बताता है क्या नहीं बताता है, उससे ये रिलेटेड रहता है। तो वातावरण में आपका CO2 की मात्रा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक रूप से वनस्पति पर परिवर्तन होता रहता है। तो मतलब जो आपका CO2 है, जब CO2 का लेवल इंक्रीज करता है तो उससे क्या होता है कि जब CO2 का लेवल इंक्रीज करता है तो उससे क्या करता है, उस चीज़ में आपका वो विभिन्न प्रकार से चेंजेस करता है, जिस चेंजेस से आपका ये क्लाइमेट के इफेक्ट करता है। तो इसमें क्या आता है, जलप्रिय पौधे जो होते हैं, वाटर लविंग प्लांट्स ऑफ एक्विटिक प्लांट्स, जो वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं, एक्विटिक प्लांट होते हैं, वे इफेक्ट होते हैं। जो आपका ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, जैसे हाई लेवल जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जैसे कितना इंक्रीज करता है, 1.5 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उससे ग्लेशियर आपके मेल्ट करते हैं। जो जल में जैसे वाटर लिली, दलदली भूमि, तालाबों में पाए जाने वाले जलवायु की आर्द्रता के कम होने के कारण इसका क्षरण होने लगता है। अब जैसे जब आपका जब जैसे वाटर लविंग प्लांट हो गए, उन प्लांट में जब इसका इंक्रीज करेगा तो उसमें वो उसका इफेक्ट करता है। अब जैसे क्या था, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इसके लिए क्या, इको मार्क। इको मार्क क्या करता है, ये पर्यावरण से जो वस्तु हैं उसके लिए मतलब फैमिली पूर्ण आपका फैमिलियर नेचर के लिए पर्यावरण से लिए उत्पादक जो प्रोडक्ट हो वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। इसमें क्या आता है, प्रमाण पत्र में उन भारतीय उत्पादों के लिए दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो पर्यावरण से रिलेटेड आपके होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, ये प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 में दिया जाता है। इको मार्क क्या आता है, ऐसे प्रोडक्ट जो फैमिली के, आपको मैं तो एक प्रोडक्ट बताता तो पिक्चर जो घड़ा होता है इस कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। जैसे आप मिट्टी का घड़ा देखते हैं उस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वो इको फ्रेंडली है। इसी तरह से इसको किस में दिया जाता है, यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1991 के थ्रू इसको दिया गया है। फिर ये अनंतीकरण एवं औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता पर इन लोगों को दिया गया है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आया है WM एडम्स, जो एडम्स का ये कॉन्सेप्ट है, ये हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने दिया है। जो ग्रीन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया गया है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड में बारे में इन्होंने दिया। इस पुस्तक का पहला संस्करण जो एडम्स के द्वारा 1990 में प्रकाशित हुआ है। फिर हंटिंगटन के द्वारा लिखित पुस्तक क्या था, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट में ये प्रकाशन किया गया है। फिर साइलेंट स्प्रिंग आप लोग को मैं पहले बता दिया था, रजल कार्सन के द्वारा इसकी बुक अमेरिकी जीव वैज्ञानिक है, इन्होंने दिया था। उसके बाद मसानोबू फुकुओका, प्रकृति में कृषि, कौन था मसानोबू फुकुओका, इसके बारे में इन्होंने जापानी किसान एवं दार्शनिक थे ना, इन्होंने जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। फिर क्या था, पर्यावरण संरक्षण 1917 से 24 लेकर के 15,000 युवाओं की नियुक्ति के लिए देश एवं ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन आर्मी में लॉन्च किया गया है। 17 से लेकर के 24 वर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए 15,000 युवाओं के लिए नियुक्त किया गया है। इसमें कहाँ पर किया, ग्रीन आर्मी द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कार्यक्रम $360 मिलियन आवंटित किया गया, जिसमें 500 परियोजनाओं की सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें वर्तमान में कार्यक्रम बंद किया गया है, इस समय इसको बंद कर दिया गया है। अब इससे कुछ रिलेटेड जो अब देखिए आपका ये केरल राज्य में हुआ है। फिर इस पैमाने पर इस क्षेत्र में जल दोहन के कारण यहाँ पर पर्यावरण भारी क्षति हुई है। फिर पंजाब में मार्कफेड मार्केटिंग फेडरेशन और इजराइल में स्याग के बीच में समझौते हुए हैं, यहाँ पे समझौता हुआ है।
फिर नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ने ग्रीनडेक्स 2009 का स्कोर भारत को शीर्ष स्थान पर दिया है। ग्रीनडेक्स 2014 में भारत का स्कोर के अनुसार भारत के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जो ग्रीनडेक्स 2014 आया था उसमें 2014 में भारत प्रथम स्थान आया था। भारत में कृषि पर्यावरण के अनुकूल दीर्घ अस्थायी विकास के मिश्र संयंत्र के लिए उपयोगी रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस में 5 जून को मनाया जाता है। ये तो आप लोग को पता ही है, अर्लियर में बता दिया था। 5 जून को पर्यावरण दिवस, यह प्रथम पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया, जब आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जब आपका 1972 में हुआ था। उसी के बाद से ये सब चीज़ें पर्यावरण के प्रति आपका अवेयरनेस इंक्रीज होता हुआ गया था। इस समय 1972 के कन्वेंशन में आपके यहाँ से आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भारत में इम्प्लीमेंट किया था। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। फिर ये 2019 में पर्यावरण दिवस के लिए केंद्रीय थीम थी। तो ये 2019 का पुराना है, आप 2022-23 न्यू ईयर का क्या क्या थीम है, उस थीम को आप हमेशा लर्न करते चलिए। फिर इसमें क्या था, 2020 में जैव विविधता तथा मेजबान देश कोलंबिया में जर्मनी की साझेदारी से 2021 में पर्यावरण दिवस के लिए इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मेजबान देश में पाकिस्तान यूएनईपी के साथ साझेदारी करेगा। मतलब आपको क्या करना है, इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन करना है। रिस्टोरेशन से चीज़ें आपका रिहेबिटेट होंगी। अब इसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कराते चला जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। इन वाक्यांश से देखिए, प्रकृति वनस्पति का जलवायु का सही सूचक है। तो मैं आपको पहले ही बताया था, इन्वायरमेंट जो होता है, प्रकृति होता है, ये जलवायु का सही सूचक है। यस, ये तो चीज़ सही है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। यस, तो जहाँ पर आर्द्र जलवायु पाए जाते हैं उसका ये सही सूचक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों स्टेटमेंट आपका ये सही है, और उसका सही का स्पष्टीकरण है, क्योंकि इन्वायरमेंट नेचर ये सही है और उससे ये रिलेटेड है। क्या जल प्रिय पौधे जलवायु में पाए जाते हैं? हाँ, यस, तो दोनों आपका सही हो गया। ये 2019 का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आइए। देखिए इसमें जो नेचर होता है ये इंडिकेटर होता है, वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं। ये इको मार्क से क्या होता है? इको मार्क आप लोग को मैं इको मार्क बता दिया क्या था। इको मार्क जो मिट्टी का घड़ा होता है वो फर्स्ट इको मार्क मिला था। तो उस मिट्टी के घड़े का क्या है, प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसमें कौन सा इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए रिलेटेड होना चाहिए, प्रोटीन संबंध, आर्थिक संबंध ना, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह था इको मार्क का प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हो गया। इको मार्क के प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मार्क का किससे रिलेटेड है? इको मार्क सर्वोच्च गुणवत्ता से, सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यात से, तो किससे है? तो ये आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से लिया। तो वही इको मार्क का क्या कॉन्सेप्ट है, इको मार्क का पर्यावरण के लिए सुरक्षित। ये देखिए 2012 में वही क्वेश्चन आया, 2021 में क्वेश्चन आया। तो फिर देखिए पर्यावरण अनुकूल जो चीज़ें इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उपभोक्ताओं के लिए जो प्रोडक्ट है उसको क्या चिन्ह दिया है? इको मार्क। अब आपको बताइए कि एग मार्क कहाँ लगता है, ISI मार्क कहाँ लगता है, 5 स्टार रेटिंग कहाँ पे देते हैं, इस सब के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं कि किस चीज़ को। साइलेंट स्प्रिंग जो मैं आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था 1962 में, किसने दिया था? रचल कार्सन। कौन सा है? रचल कार्सन, सी ऑप्शन। अब इसकी थ्योरी है पोर्शन, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा अगर समझ में आए। नवीकरण औद्योगिकरण का हानिकारक क्या है? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, और क्या? तो हानिकारक तो उपयुक्त सभी के लिए। नगरीकरण और औद्योगिकरण जो आपका है, जो आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उस पर क्या इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट है? संतुलित विकास के लिए, यस। पर्यावरण के लिए, यस। भाई जब नियोजित आप सिस्टमेटिक तरीके से आप विकास नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, ये ड्रॉबैक है, जिस वजह से आपका वाटर लॉगिंग होता है, इन्वायरमेंट की पोल्यूशन होता है। आप देखते हैं यूके का, उत्तराखंड का हमेशा ट्रेजिडी आती रहती है, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जब आप लोग का कंस्ट्रक्शन इलीगल होता जाएगा तो
तो ये सब समस्याएं आती रहेंगी। अधिनगरीकरण एवं औद्योगिकरण के लिए संतुलित विकास पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए हानिकारक है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट किसने दिया था? एडम्स। ग्रीन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? WM एडम्स पहला है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक क्या है? फुकुओका, आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसे आरंभ किया था? ऑस्ट्रेलिया। ग्रीन आर्मी, तो मैं यही कॉन्सेप्ट चाहिए था। 15,000 वॉलेंटियर ने ग्रीन आर्मी की स्थापना की थी। देखिए MPPCS 2014 का क्वेश्चन है। 20वीं सदी की 80 के दशक, मतलब 20वीं सदी मतलब आपका कौन सा 19 से लेकर के, मतलब 1900 से लेकर के 2099 तक कि 80 से, मतलब 1980 वाले दशक में नकारात्मक पक्षों पर विस्तार की चर्चा की। निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं था? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण इंपॉर्टेंट था। पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतिक विकास नहीं था। तो यही तो लोग उस समय पॉलिटिक्स में आपका केयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये बढ़ता चला गया ना, उसमें समझ में आया। पलाची माड़ा जो पर्यावरण में अपार क्षति के कारण में चर्चा हुआ, इससे किससे अवस्थित है? ये केरल में अवस्थित है। पलाची माड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल में पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। एक छोटा सा गांव है। हो गया। ग्रीनवास इंगित करता है कैसा? पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीनवास इंगित करता है क्या? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना है, उसे इंगित करता है। ग्रीनवास उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां पर एक संगठन अपने पर्यावरण प्रथाओं के लिए, किसी उत्पाद एवं सेवाओं के लिए, लाभों के लिए बारे में लागू को गुमराह करता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? ग्रीन वॉशिंग, पहले देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। देखिए IAS 2022 का क्वेश्चन है। ग्रीन वॉशिंग एक भ्रामक अवधारणा है। इससे किसी भी कंपनी के उत्पादन एवं पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर होने के बारे में भ्रामक जानकारी प्रदान करता है। मतलब पर्यावरण से लेकर के उसको पूरा फुल डिटेल प्रदान करता है। ग्रीन वॉशिंग के तहत उपभोक्ताओं को किया गया भ्रामक वादा होता है, जिसमें स्थापित करने का प्रयास करता है कि उसको अमुक उत्पाद पर्यावरण के लिए अनुकूल है। मतलब इसमें क्या करते हैं, आप उसको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इसमें कहता है मिथ्या के रूप में यह एक प्रभाव व्यक्त करना कंपनी के उत्पादन एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल इको फ्रेंडली के लिए उपयुक्त होता है। तो आपका ये ग्रीन वॉशिंग कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं कि एक मिथ्या बनाई जाती है जिसमें यह बताया जाती है ये प्रोडक्ट आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली के अनुकूल है। तो यही क्वेश्चन है आपका। नीचे वाले का इस स्टेटमेंट को देखोगे तो आपका याद से यही हो जाएगा। बाकी नीचे वाले स्टेटमेंट को आप देख लीजिएगा उसमें क्या क्या है। अब देखिए ग्रीन हाउस फार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस फार्मिंग ये कब स्टार्ट हुआ था? ये आपका पंजाब के मार्केटिंग में ये फेडरेशन के इजराइल में सहयोग से 2021 अप्रैल में 2021 में हुए समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस वॉशिंग के तहत माध्यम से सब्जियां उगाई गई थी। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 के स्कोर के तहत भारत में शीर्ष स्थान दिया है। वो कौन सा दिया है? तो शीर्ष स्थान है ये विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से अवधारणा उपभोक्ताओं के लिए व्यापार का मापक है। तो ग्रीन इंडेक्स जो ग्रीन इंडेक्स है ये 2010 के बारे में इसमें क्या बताता है? जिसमें नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी के ग्लोब स्कैन में ग्रीन इंडेक्स 2009 के तहत भारतवर्ष के स्थान पर यह विभिन्न परियोजनाओं के बारे में धारणीय उपभोक्ता के बारे में बताता है। तो आपका ये ग्रीन इंडेक्स 2009 में कब से स्टार्ट किया गया? या विभिन्न देशों में इसमें विभिन्न देशों के पर्यावरण के रूप में धारणीय उपभोक्ता को व्यवहार मापक बताता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ये है 5 जून। अब ये 5 जून का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 की थीम क्या? 23 है, 24 है, 2024 है, 2025 है। उसकी थीम क्या है? ये करंट बेस्ड है। आप करंट में अपना अपडेशन करते चाहिए। इसकी अवधारणा कब स्टार्ट हुई थी? जब इंदिरा गांधी 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे, उसके बाद उन्होंने इस पर अनुमोदन अपना रेटिफिकेशन दिया था।
तो आप हमेशा देखते हैं अनुमोदन जो होता है, रेटिफिकेशन जो होता है, उसको देना जरा था उस कंट्री का कि मैं मान रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ। जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप को जब आया था अमेरिका में, जब आया था तो कह रहा था मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को, मेरी कंट्री प्रेफरेंस फर्स्ट है। तो इसको आपको इसमें केयर करना चाहिए। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका करंट अपडेशन आप न्यू ईयर का हमेशा समझते रहिए। फिर वही क्वेश्चन 5 जून को पर्यावरण देख ली कितनी बार आया है। इसको 2022 का थीम क्या था, ओनली वन अर्थ। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, इसका था क्लब ऑफ रोम के द्वारा समृद्धि की सीमा का अवधारणा किया गया था। अप्रैल 1968 में 10 देशों में 30 व्यक्तियों द्वारा एक समूह जिसमें एक वैज्ञानिक, शिक्षक एवं अर्थशास्त्री के मानवतावादी प्रशासक में शामिल किया गया। एकेडमिया डी ल्यूसी की बैठक, इसमें क्लब ऑफ रोम का स्थापना द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया है। जलवायु के अनुकूल कृषि में, अब ये देखिए क्वेश्चन, जलवायु के अनुकूल कृषि में वैश्विक सहसंबंध ग्लोबल अलायंस के सही संबंध क्या है। एक पेरिस में समझौता हुआ था ना, जीएसीए के सदस्य में कोई बंधनकारी दायित्व का उत्पन्न नहीं है, यस, इसी के 2015 के सम्मेलन में हुआ था। जीएसीए के साथ 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव में किया गया था लॉन्च की। इसमें क्या क्या था लॉन्च किया गया था, तो ये 2015 में कह रहा है लॉन्च किया गया था, ये 2014 में किया गया था। तो दूसरी बात, एक स्वैच्छिक मंच है जिसमें सरकारों को, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों को, संस्थानों को, सिविल सोसाइटियों के लिए खुला हुआ है। ये मतलब ये ओपन सोसाइटी है। तो ये 2014 में नहीं, 2015 में, जो 2014 में किया गया था। दूसरा, इसका कोई सदस्य बाध्यकारी नहीं रहता। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, केवल बी, और 2014 में उसका रॉन्ग हो गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आइए, टोटल कितनी क्वेश्चन है इस चीज़ को मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। टोटल आपके 23 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप आइए, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि, आपका संरक्षण कृषि किससे महत्व करता है, तो संरक्षण कृषि आपका न्यूनतम जोत की अपनाना, मृदा के धारणा को ढकने के लिए अवशिष्ट प्रयोग करना, और स्थानिक एवं कालिक फसलों के अवतरणों के लिए स्थापना करना ना। तो इसमें क्या है आपका, ये आपका 2, 4, 5 किसका ऑप्शन क्या है। संरक्षण कृषि के लिए एक धान्य कृषि के लिए परिवार करना ना, न्यूनतम जोत को अपनाना, न्यूनतम जोत को अपनाना, यस, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट प्रयोग करना, यस, स्थानीय कला के अनुकरण करना, यस। तो इसमें क्या हो गया आपका ऑप्शन किसका क्या, C2, 4, 5। जीरो टीलेज फार्मिंग क्या होती है, मतलब कि आप टीलेज मतलब प्लगिंग करना। तो इसमें मिनिमम जो आपका जोतना जो होता है करना, उसके संरक्षण कृषि वह पद्धति जिसमें कृषक लागत जो कम कर, उसमें लागत कम करते हैं, उसमें क्या था, अत्यधिक लाभ एवं टिकाऊ उत्पादन के लिए लाई जाती है। साथ ही साथ यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल अवधारणा, जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि की क्रियाओं के उदाहरण शून्यकरण के लिए, जीरो टिलेज के लिए इसमें काम करता है। साथ साथ कृषि रसायनों को एक कार्बनिक स्रोतों द्वारा संतुलित समुचित किया जाता है। जैविक क्रियाओं में विपरीत निरर्थक बनाने के लिए रहता है। सामान्यतः 30% तक फसल उत्पादकों द्वारा ढंग में आवश्यक होता है। सामान्य किसान एक ही प्रकार के फसल चक्र के कई वर्षों तक अपनाते हैं, जैसे गेहूं, धान के लिए, जिससे कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हैं। तो मतलब क्या कि आप जीरो टीलेज करिए, अच्छे से प्लगिंग करिए, इंटर क्रॉपिंग करिए, जिससे आपका इंक्रीज हो। अभी आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है ना, पहला तो गलत है। भारत में अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है, यस। तो इसमें आप देखिए, भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाला देश है ना, भारत में जनसंख्या नगरों में रहती है ना, नगरों की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है, तो ये सही है। दूसरा, अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है, यस, अभी भी वहाँ फैसिलिटी नहीं है। आप देख लीजिए दिल्ली जैसे शहरों में जो आपका फॉगिंग है कितनी बड़ी समस्या वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। डेंगू आप देख लीजिए, इसमें निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों को प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। नेचुरल
आपका मनी कौन सा है प्राकृतिक पूंजी में? वन से हमको पैसा मिलता है, जल से हमको मिलता है, मिनरल से मिलता है, लेकिन सड़कें ये प्राकृतिक पूंजी में नहीं किए जाते हैं। सड़कों से मिलता है वन, जल, खनिज, ये आपका नेचुरल मनी है। कौन सा एक स्मार्ट नगर का विकास लक्ष्य नहीं है? अच्छा शासन, स्वच्छ हाथी नगर, हरित नगर और जीवन में गुणवत्ता का स्थिरीकरण। तो कौन सा विकास का लक्ष्य नहीं है? सुव्यवस्थित स्मार्ट गतिशीलता, अच्छा सुशासन और स्वच्छ हरित नगर। स्मार्ट शहर का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्रों में विकास के लिए तकनीकी स्मार्ट के लोगों के जीवन का मलिन बस्तियों में प्रयोग करता है। ऐसे क्षेत्रों में पुनः प्रयोग करने से अवधारणा मिलती है। इन प्रयोगों करने से सेवाओं में सुधार करने को मिलता है। व्यापक सेवाओं में गुणवत्ता के सुधार हेतु किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या करता है आपका, एक स्मार्ट नगर का विकास का लक्ष्य नहीं है तो अच्छा शासन, ये तो अच्छी चीज़ है। स्वच्छ हरित नगर, ये तो जीवन की गुणवत्ता में स्थिरीकरण नहीं होना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, मतलब कि हमेशा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।